गाइस, स्टोरी में दिखाए गए सब कैरेक्टर और सीन जगह सब इमेजिनेशन है। काल्पनिक रूप से एक स्टोरी इमेजिनेशन स्टोरी है और स्टोरी को मनोरंजन के लिए बनाया गया है। इससे किसी भावनाओं और लोगों को ठेस नहीं पहुंचती है। चलो शुरू करते स्टोरी। बेदर्दी से चूम लिया मरीज इश्क हूं मैं, कर दे दवा। बेहोश माया को अभय ने एक झटके में किसी बेजान गुड़िया की तरह उसे उठाकर खड़ा कर दिया और अगले ही पल वहां रखी ठंडे पानी की बाल्टी सीधा उसके ऊपर उड़ेल दी, जिससे बेहोश माया की आंखें झिलमिला उठी और वो होश में आने लगी। माया के चेहरे पर वो पानी छपाक से बैठा, मानो किसी ने उसे खींचकर एक थप्पड़ दे मारा हो। और उसकी इस हालत पर रघु चीख उठा, ठाकुर चिल्ला मत रघु। अभय बेतहाशा क्रोध के साथ रघु की आंखों में देखते हुए चीखा, जिसकी आवाज पूरे कमरे में गूंज उठी। तो यहाँ अभय ने खींचकर माया को कमर से पकड़ लिया और फिर रघु को देखते ही देखते उसने बेरहमी से माया की चिन थामकर कहा, कितना प्यार करता है इससे। माया की आंखें झिमिला रही थी। उससे अब भी खड़ा नहीं हुआ जा रहा था। तो वहीं अभय के इस सवाल ने रघु को झकझोरकर रख दिया। क्या हुआ? कोई लफ्ज नहीं है कहने को, कहते ही अभय ने अब अपनी नजर माया पर डाली और फिर हल्की मगर नफरत भरी आवाज में कहा, एक दिल को तोड़कर इसने नासूर बना दिया है और अब दूसरे दिल को भी तबाह करना चाहती है। कहकर अभय ने रघु को देखा, अब भी वक्त है, संभल जा, वरना बाद में पछताने तक का मौका नहीं मिलेगा। और ठीक यही शब्द मैं तुझसे कहना चाहता हूँ ठाकुर, संभल जा। और उसकी खामोशी देखने की बजाय उसकी आंखें पर, तुझे तेरे हर एक सवाल के जवाब मिलेंगे। रघु ने शिद्दत भरी आवाज में कहा। जवाब की तलाश करना मैंने बंद कर दिया। कहकर अभय ने माया के चेहरे को देखा और अचानक से उसके जबड़े कस गए, जिसके साथ ही उसने एकदम से माया के बालों पर अपनी पकड़ मजबूत कर दी और बेरहमी से उसके बालों को अपनी मुट्ठी में जकड़ लिया। आह! माया दर्द में कराह उठी और उसके दर्द को देख रघु तड़प गया। मत कर ठाकुर, रुक जा। तो ये सुन अभय पागलों की तरह हंस पड़ा और उसने रघु को देख कहा, रुक जाऊं हम। ये कहते ही अभय ने अपनी पकड़ माया के बालों पर और अधिक मजबूत कर दी और अचानक से उसके चेहरे को अपने करीब खींचकर रघु के आंखों में देख कहा, अब देख इसकी बर्बादी। ये कहते ही उसने अपने लावा से जलते होंठ माया के होंठों पर रख दिए। और ये इस जहान की सबसे बेदर्द किस होगी, जिसमें न प्यार था न ही परवाह, कुछ थी तो बस बेरहमी। रघु का दिल तो छलनी हो गया पर और वहीं अभय ने माया को पीछे धकेलते हुए उसे दीवार से लगा दिया और उसके ऊपर अपने शरीर का पूरा वजन डाल दिया। माया झटपटा उठी उससे दूर होने के लिए, लेकिन अभय ने उसकी दोनों कलाएं एक हाथ में भर ली और दूसरा हाथ उसकी गर्दन पर जकड़ते हुए उसे बेरहमी के साथ चूमने लगा। माया के होंठ लाल पड़ चुके थे, हल्का हल्का खून तक रिसने लगा, जो अभय के होंठों के साथ उसकी जबान के अंदर जाता रहा। कि तभी ना जाने कहां माया में इतनी हिम्मत आए और उसने अचानक से अभय को खुद से दूर कर उसके गालों पर खींचकर एक तमाचा रसीद दिया। इस थप्पड़ का शोर उस खामोश कमरे में गूंज उठा। माया का चेहरा गुस्से में तप रहा था और अभय के होंठों पर एक मुस्कान आ गई। कि तभी माया उसके करीब आई और उसकी बाजू पकड़कर झकझोरते हुए चिल्लाई, हाँ दिया मैंने धोखा कि आपसे बेवफाई, चली गई थी आपको छोड़कर, और इसके लिए मैं मरने तक को तैयार हूँ। पर याद रखना ठाकुर साहब, जीते जी मैं अपने सम्मान के साथ किसी को नहीं खेलने दूंगी। सुना आपने? आज माया के अंदर भरा गुब्बार अभय के ऊपर फूट पड़ा था और वहीं माया का रोना छूट गया और वो सीधा घुटनों के बल जमीन पर जा गिरी और टूटी हुई आवाज में बोली, मुझे सजा देने के लिए खुद को मत गिराइए आप। जानती हूँ आप चाहकर भी मुझे चोट नहीं पहुंचाना चाहते हैं, और इस रूप में तो बिल्कुल नहीं। तो मत तबाह कीजिए अपने ही उसूलों को। अभय खामोश खड़ा था और वही माया बिलखते हुए रोए जा रही थी। जिस अभय ठाकुर ने लोगों को जिंदा जलाया है सिर्फ इसलिए कि उन्होंने एक औरत की आबरू को आहत किया, वो भला मेरा अपमान कैसे कर सकता है? मुझे तकलीफ खुद के लिए नहीं, बल्कि आपके लिए होती है, क्योंकि आप मुझसे नफरत करते करते हैवान बने जा रहे हैं और मैं आपको ऐसा बनते हुए नहीं देख सकती। जहां अभय बिना किसी लहजे के खामोश खड़ा था, तो वहीं माया की सिसकियां उस कमरे में गूंज रही थी। रघु को उसके आंसू बेहद तकलीफ दे रहे थे। और तभी अचानक से माया उठ खड़ी हुई और खड़े होते हुए ही उसने अपने कदम सीधा अभय के करीब बढ़ाए और अपने आंसू पोंछ उसके सामने आकर उसने अभय की कलाई थामकर अपने दिल पर पत्थर रख कहा, मैं आज आपकी हर नफरत को मुकम्मल करूंगी ठाकुर साहब। अभय का चेहरा निर्भाव था, तो वहीं रघु के चेहरे की रंगत उड़ गई। माया, क्या करने वाली हो तुम? माया, रघु चिल्लाता रह गया, मगर इस दफा माया पत्थर बन चुकी थी। उसने अभय की कलाई पर अपनी पकड़ मजबूत की और उसे खींचते हुए उस कमरे से बाहर ले जाने लगी। माया, माया, रघु लगातार चीखता जा रहा था, पर उसकी हर आवाज जाया गई और उसके देखते ही देखते अभय और माया उसकी आंखों से ओझल हो गए। अंडस्को अंडस्को अंडस्को। यहाँ कोटेज में कान को चीर देने वाला सन्नाटा फैला हुआ था, जिसने आयशा की रूह तक झकझोर कर रखा दिया था, क्योंकि अभी अभी उसकी वजह से 5 जिंदगियां मौत के घाट चढ़ चुकी थी।
अरमान अब भी बंदूक उसी दिशा में ताने खड़ा था। उसकी नजरें उन मौत के घाट चढ़ चुके आदमी पर थी और चेहरे का मिजाज बेहद भयानक। कि तभी अरमान ने उस गन की नोक को आयशा की चिन पर रखा और कहा, मौका मिला था तुम्हें, पर तुमने गवा दिया। ये सुनते ही आयशा कांप उठी। आपने उन्हें मार दिया। आयशा दहशत भरी आवाज में बोली। तो यहाँ अरमान उसके होंठों के करीब आकर बेहद डरवानी आवाज में बोला, हाँ, मैंने मार दिया। ये कहते ही अरमान ने अचानक से अपने हाथ हवा में फैलाए और बेहद तेज आवाज में बोला, यही है अरमान मलिक, जिससे तुम्हें मोहब्बत हुई, और अब यही है तुम्हारी जिंदगी की सच्चाई जिसे तुम चाहकर भी नहीं बदल सकती। अरमान के शब्दों ने आयशा की रूह तक को ठंडा कर दिया था। वो उसकी आंखों में देखती रह गई कि तभी अरमान अचानक से आयशा की आंखों में आंखें डाल चिल्लाया, आउट। उसकी आवाज सुनते ही वहां मौजूद हर एक गार्ड एक पल में गायब हो गया और अब वहां केवल अरमान आयशा बचे थे। और उनके साथ वो लाशें। आयशा किस हद तक डरी हुई थी इस बात की कल्पना तक नहीं की जा सकती। अरमान ने अपने कदम हौले हौले उसके करीब बढ़ाए और बिना उसे छुए उसके पीछे जा खड़ा हुआ। डर लग रहा है, अरमान ने उसके कानों के करीब जाकर कहा, जिसकी आवाज सुन जैसे ही आयशा उससे 2 कदम दूर होने को हुई उसी पल की तभी अचानक से अरमान ने अपना हाथ आगे ले जाकर उसके पेट पर जकड़ दिया, जिससे आयशा एक कदम तक न हिल पाए और उसका बदन स्थिर रह गया। छोड़ दीजिए मुझे, आयशा ने अपनी आंखें बंद कर कहा। क्यों, अब मुझसे मोहब्बत नहीं रही? उसके इस सवाल को सुनते ही आयशा का दिल छलनी हो गया। कि तभी वो अचानक से मुड़ी और एक झटके में अरमान के सीने से लगकर फूटकर रो पड़ी। और अरमान के आग से जल रहे दिल को एक राहत मिली जब आयशा उसके सीने से लगी और तभी उसके शब्द अरमान के कानों में पड़े, आपकी पहचान जानने के बावजूद मैं आपसे मोहब्बत करना नहीं छोड़ पाई। मुझे नफरत है आप जैसे लोगों से, क्योंकि आप सभी को किसी की जान की परवाह नहीं होती और आज आपने ये बात साबित कर दी उन बेकसूर लोगों को मारकर जिनका कोई दोष नहीं था इसमें। आज आपने मेरी मोहब्बत पर उंगली उठाई है मान, मेरे विश्वास को खुद तोड़ा आपने। ये सुनते ही अरमान ने अचानक से आयशा के बालों को अपनी मुट्ठी में भरा और उसका चेहरा अपने सामने कर कहा, हकीकत देखना चाहोगी? आयशा हैरानी भरी नजरों से उसे देखने लगी कि तभी अरमान ने अचानक से चुटकी बजाई, जिसके साथ ही पीछे पड़े वो आदमी जिनकी मौत हो चुकी थी वो अचानक से उठ खड़े हुए। आयशा के पैरों तले जमीन खिसक गई ये देख और आंखें फटी रह गईं। तो यहाँ अरमान ने अपने जबड़े कसते हुए कहा, माय इनोसेंट आयशा, अरमान मलिक किसी को भी बेवजह नहीं मारता। मेरे पास हर एक शख्स को मारने की एक जायज वजह होती है। उसकी इस बात पर आयशा के दिल की धड़कनें रुक गए। कि तभी अरमान ने एक और चुटकी बजाई, जिसे सुनते ही वो सब आदमी वहां से बाहर चले गए। यानी उनकी मौत बस एक नाटक था, आयशा को डराने के लिए। तो यहाँ अरमान ने कहा, और जानती हो आज के इस तमाशे से मुझे क्या पता चला? अरमान कुछ पल के लिए खामोश हुआ तो वहीं आयशा उसकी नजरों में सवालिया आंखों से देखने लगी। कि तुम्हें मुझ पर एतबार नहीं, इसीलिए तुम उस शख्स का नाम मुझसे छिपाना चाहती हो जो तुम्हें मुझसे दूर कर रहा है। बोलो आयशा, मुझसे दूर जाना चाहती हो तुम? अरमान की इस बात पर आयशा का दिल कांप उठा। अरमान से दूर होने के बारे में तो उससे सोचा भी नहीं जा रहा था। तो यहाँ अरमान उससे एक एक कदम दूर होते हुए बोला, अरे आज तो इस दिल पर तुम्हारा नाम दिखाना चाहता था मैं, पर तुम तो मुझसे दूर हो गई आयशा। कहते ही अरमान ने अचानक से अपनी शर्ट बदन से निकाल फेंकी, जिसके साथ ही आयशा कलेजा हिल गया। और अपने सामने का नजारा देख वो सिहर उठी, क्योंकि इस वक्त अरमान उसके सामने शर्टलेस खड़ा था और उसके सीने पर गड़ा था आयशा का नाम टैटू से। कुछ पलों तक वहां एक अजीब सी खामोशी में दस्तक दे दी। आयशा के हाथ पैर ढीले पड़ चुके थे और उसकी आंखों से आंसू झरझर बह गए। तो वहीं अरमान ने वहां रखी एक मेज से एक चाकू उठाए और उस चाकू की नोक पर अपनी उंगली चलाते हुए कहा, ये तो सब करवाते हैं जो मैंने करवाया, इसमें खास क्या है ना? पर कुछ तो खास होना चाहिए। ये कहते ही अरमान के होंठों के किनारे लूट गए और उसने अचानक से वो खंजर अपने सीने पर चला दिया जहां आयशा का नाम लिखा था और उस खंजर से वो ए अक्षर बनाते हुए बोला, तुम्हारा नाम इस दिल पर खून से लिख दिया मैंने आयशा। आयशा का दिल दहल गया जब उसने अरमान के सीने से खून रिसता हुआ देखा और वो दीवानी सी उसके पास भाग उठी और अगले ही पल उसने अरमान के हाथ से वो खंजर खींचकर जमीन पर फेंक दिया, जिसके साथ ही वो चीख उठी। नहीं, आयशा का दिल रो उठा था। उसकी नजरें केवल अरमान के सीने पर टिकी थी जहां बस खून बहे जा रहा था। उसने अपनी उंगलियां उठाए उसे छूने के लिए, पर हाथ इस कदर कांप रहे थे कि वो उसे छू तक ना पाई। खून, खून। आयशा बुरी तरह से कांप रही थी। तो यहाँ अरमान ने बिना किसी इमोशन के साथ कहा, क्या हुआ आयशा? तकलीफ हो रही है? आयशा ने छूटते ही अपनी गर्दन हाँ में हिला दी और बेतहाशा रो पड़ी। कि तभी अरमान ने अचानक से उसकी एक बाजू पकड़ उसे अपने करीब खींचा और बेहद गुस्से में दांत पीसते हुए अपने दिल पर हाथ ठोकते हुए बोला,
ठीक यही तकलीफ हुई थी मुझे यहाँ जब तुम किसी दो कौड़ी के हरामजादे का नाम मुझसे छिपा रही थी, जिसके लिए तुमने किसी की जान तक की परवाह नहीं की। सोचो आयशा, अगर मैं सच में उन्हें मार डालता तो। बोलो। अरमान चीख उठा तो वहीं आयशा पलटकर उसके सीने से लिपट गई और बेहिसाब रो पड़ी। उसे इस वक्त अरमान के सीने से बह रहे खून के सिवाय और कुछ नहीं दिख रहा था और तभी उसने हिम्मत बटोरकर उस जगह अपनी उंगलियां रखी और धीरे से अगर बढ़कर उसके जख्म पर अपने कांपते होंठ रख दिए। मरहम लगा लीजिए इस पे, मुझसे नहीं देखा जा रहा ये जख्म, आयशा ने टूटी हुई आवाज में कहा। तो वहीं अरमान ने एक झटके में उसकी चिन को कसकर अपने होंठों से पकड़ा और बोला, मेरे हर दर्द की दवा हो तुम, और हर दर्द की वजह हो तुम। ये कहते ही अरमान के होंठ आयशा से जा टकराए और उस एक पल में आयशा ने कसके अपनी आंखें बंद कर ली। अरमान उसके होंठों को चबाने लगा तो वहीं आयशा ने बमुश्किल खुद को उसके होंठों से दूर कहा, प्लीज इस पर दवा लगा लीजिए, मुझे दर्द हो रहा है इस चोट को देख। कि तभी अरमान ने अचानक से उसके निचले होंठ को अपने दांतों तले दबाया और एक एक शब्द पर जोर देते हुए कहा, मरीज इश्क हूं मैं, कर दे दवा। कहते ही अरमान ने आयशा का हाथ अपने दिल पर रख दिया, हाथ रख दे तू दिल पे जरा। और इसी के साथ अरमान के होंठ बुरी तरह से आयशा के होंठों में उलझ गए और वो हर एक जज्बात लिए उसे पागलों की तरह चूमने। आयशा की सांसें तेज हो गईं और अब वो पल था जब आयशा एक बार फिर अरमान की बाहों में पिघल चुकी थी। उसका चेहरा लाल पड़ चुका था कि तभी अरमान ने अपना एक हाथ ले जाकर उसकी कमर पर कस दिया और कहा, नाम। और इस दफा आयशा छूटते ही बिना कुछ सोचे समझे बदहवासी में सब बोल गई, का कबीर महाजन। ये सुनते ही अरमान के होंठों पर बेहद हैवानियत भरी मुस्कान आ गई जिसे आयशा ना देख सकी। तो यहाँ अगले ही पल अरमान ने एक बार फिर आयशा के होंठों जकड़ लिया और उसे बेदर्दी से चूमकर एक झटके में अलग हुआ। उसने जमीन पर पड़ी उन पायलों पर नजर डाली जो उसने आयशा को दी थी। उन्हें देखते हुए अरमान अपने पैंट की जिप खोलते हुए बोला, पहनो इन्हें। तो यहाँ आयशा सिहर उठी और अरमान के जिस्म से बहता वो हल्का हल्का खून आयशा के सफेद बदन पर भी लग चुका था। कंटिन्यूड इंटेंस रोमांस। अभय के सामने बेलिबास माया। माया ने इस समय अभय की कलाई थाम रखी थी और वो उसे अपने साथ उस कमरे में ले आई जहां अभय ने उसे कैद किया था। उस कमरे में आते ही माया ने अचानक से अभय की कलाई छोड़ी और अब जाकर वो उसकी तरफ मुड़ी तो उन दोनों की नजरें एक दूसरे से जा मिली। जहां अभय की नजरों में किसी भी तरह के भाव नहीं थे तो वहीं माया अपनी भीगी पलकों के साथ अभय की देखे जा रही और उसके आंसू बहकर गालों पर लौटते जा रहे थे। लेकिन इस दौरान उसने अपने आंसुओं को तुरंत पोंछ लिया और अभय की आंखों में आंखें डाल कहा, नफरत है ना आपको मुझसे, बर्बाद करना चाहते हैं आप मुझे। ये कहकर माया ने कुछ कदम अभय के करीब बढ़ाए और कहा, लेकिन अपनी इस नफरत में खुद को क्यों जला रहे हैं, क्यों कर रहे हैं वो काम जिससे खुद अभय ठाकुर नफरत करता है। माया की आवाज में बेहद दर्द था। लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, वो चीज आपको कभी नहीं करने दूंगी जो करने की आपको खुद आपका दिल तक इजाजत नहीं देता। ये कहते ही माया की आवाज कांप उठी। आज आपको मैं खुद हक देती हूँ मुझे तबाह करने का। ये कहते ही माया ने वहां बिस्तर पर रखी एक काली चादर उठाई और उसे लेकर वो अंदर वॉशरूम में चली गई। तो वहीं अभय उसे जाता देखता रहा ये सोचते हुए कि आखिर वो करना क्या चाहती है। इस वक्त अभय का चेहरा क्रोध में तप रहा था और उसकी नजरें केवल उस बंद हो चुके दरवाजे पर टिकी थी जिसके पीछे इस समय माया थी। उसके जहन में माया के कहे वो शब्द चिंगारी की तरह सुलग उठे, मैं आज आपकी हर नफरत को मुकम्मल करूंगी ठाकुर साहब। अभय ने अपने हाथ की मुठ्ठियां कस ली कि तभी वॉशरूम का दरवाजा खुला। दरवाजा खुलते ही अभय ने धीरे से अपनी नजरें उठाए और इसी के साथ जो नजारा उसने अपनी आंखों के सामने देखा उसे देख अभय के ऊपर आसमान फट पड़ा। चौखट पर माया खड़ी थी और उसके जिस्म पर एक कपड़ा तक नहीं था, बस एक काली रंग की चादर उसने अपने बदन के इर्द गिर्द लपेट रखी थी। नजरें जमीन पर झुकी हुई थी और शक्ल पर बेहिसाब दर्द और तकलीफ थी जिसे बयां करने के लिए कोई शब्द नहीं बना। अभय के जबड़े कस गए उसे इस रूप में देख। तो यहाँ माया ने धीरे से अपनी लाल आंखों को उठाया और उसकी नजरें सीधा अभय से जा टकराई, जिसके साथ ही उसने अपने बेजान पड़ चुके कदमों को आगे बढ़ाया और ठीक अभय के सामने आ खड़ी हुई। वो बिना पल के झपकाए अभय को देख जा रही थी जब उसने कहा, मैं आपको जानवर बनते नहीं देख सकती ठाकुर साहब, इसलिए आज मैं खुद आपको वो हक देती हूँ जिसके बदले आप अपनी नफरत की आग बुझाएंगे। और ये कहते ही माया ने वो किया जिसे देख एक पल को खुद अभय हिल गया, क्योंकि माया ने अचानक से उस चादर को अपने जिस्म से निकालकर जमीन पर फेंक दिया था और उस एक पल में आसमान में बादल गरज उठे। अभय की आंखों में वो आग जल उठी जो एक लम्हे में सब जलाकर खाक कर डाले। तो वहीं खुद माया का चेहरा भी जमीन की ओर झुक गया था, क्योंकि खुद की इस हालत को देख उसमें जरा भी हिम्मत नहीं थी कि वो अभय से अपनी नजरें मिला सके। वो माया जिसे अभय ठाकुर अपने दिल में सजाकर रखना चाहता था और जिससे मोहब्बत करना चाहता था,
आज वही माया उसकी आंखों के सामने बेलिबास खड़ी थी और वो भी अपनी निगाहों में बेतहाशा दर्द लिए। अभय के जबड़े कस गए और उसके अंदर एक ऐसा तूफान आया जो एक पल में सब अपने साथ तबाह कर जाए। माया का जिस्म कांप रहा था, पर अभय स्तब्ध खड़ा था। और यहाँ बेअब्रू होती मोहब्बत की लाज बस एक मंजर ने रख डाली, और वो मंजर था अभय की नजरें। अभय की नजरें माया के चेहरे से हटकर एक बार के लिए भी उसके जिस्म तक न पहुंची, और अपने सामने बेलिबास खड़ी माया को देखकर भी उसने एक पल के लिए भी अपनी नजरों को उसके नग्न जिस्म पर नहीं डाला, बल्कि उसकी आंखें तो केवल माया की झुकी हुई पलकों को देखे जा रही थी, जिसमें बेहद दर्द था और बेहिसाब आंसू, जिनकी कोई हद नहीं थी। कि तभी माया टूटी हुई आवाज में बोली, आज आपको जो करना है कर लीजिए, और मिटा लीजिए अपनी नफरत। वादा करती हूँ, उफ तक नहीं करूंगी। उसका इतना कहना भर था कि अचानक से अभय ने उस जमीन पर पड़ी काली चादर को उठाया और उसे अपनी मुट्ठी में जकड़ते हुए यकायक माया की एक बाजू को पकड़कर उसे खुद के करीब खींच लिया, और अगले ही पल खींचकर उसके गालों पर एक तमाचा रसीद दिया। उस तमाचे की आवाज कमरे में गूंज उठी। माया का चेहरा दूसरी ओर झुक चुका था, पर उसने आह तक नहीं की। अभय का एक हाथ माया की बाजू पर कसा था, तो वही दूसरे हाथ से उसने एक झटके में माया के गालों को अपनी मुट्ठी में जकड़ लिया और उसका चेहरा अपनी ओर घुमाते हुए बेहद भयानक आवाज में बोला, कर दिया तबाह तूने। उसके इन शब्दों को सुन माया फफक कर रो पड़ी, पर उसने एक पल के लिए भी अपनी नजर ना उठाए और जरा भी हिम्मत ना की अभय को देखने की। तो यहाँ अभय ने अपना वो हाथ पीछे माया की गर्दन पर ले जाकर रख दिया और उसे अचानक से अपने होठों के करीब खींचकर एक पल में उसके होठों से अपने होंठ जोड़ दिए और उसे बेहिसाब चूमने लगा। माया की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने अभय से दूर होने की जरा भी जरूरत ना की, क्योंकि इस दफा अभय के छूने के अंदाज से उसे महसूस हो चुका था कि इस बार अभय उसे नफरत से नहीं छू रहा। और इस एक छोटे से एहसास भर से माया के हाथ अभय सीने पर जा कसे और उसने अपने नाखून उसके कंधों पर धंसा दिए। और वहीं माया को बेकदर चूमते हुए अभय ने वो चादर उसके बदन पर ढक दी और एक दफा फिर उसके जिस्म पर लाज का पर्दा डाल दिया। तो यहाँ माया अब और अधिक बिलख उठी। वो रोना चाहती थी, पर अभय ने उसके होंठों को रिहा न किया और वो अपने दिल में कई दर्द लिए उसे बेलगाम चूमता रहा, जिस दौरान अपना हाथ उसने पीछे माया की पीठ पर रख दिया और उसे खींचकर खुद के बदन से चिपका लिया। और अब हवा का एक कतरा नहीं बह सकता था उन दोनों के दरमियान। कमबख्त दिल ने नफरत को शिद्दत से बेशक निभाने दिया, पर मोहब्बत को बेआबरू ना होने दिया। सर्वाधिकार कॉपीराइट ___। दूसरी तरफ आयशा की सांसें तेज हो चुकी थी और अब वो पल था जब आयशा एक बार फिर अरमान की बाहों में पिघल चुकी थी। उसका चेहरा लाल पड़ चुका था कि तभी अरमान ने अपना एक हाथ ले जाकर उसकी कमर पर कस दिया और कहा, नाम। और इस दफा आयशा छूटते ही बिना कुछ सोचे समझे बदहवासी में सब बोल गई, का कबीर महाजन। ये सुनते ही अरमान के होंठों पर बेहद हैवानियत भरी मुस्कान आ गई, जिसे आयशा ना देख सकी। तो यहाँ अगले ही पल अरमान ने एक बार फिर आयशा के होंठों जकड़ लिया और उसे बेदर्दी से चूमकर एक झटके में अलग हुआ। उसने जमीन पर पड़ी उन पायलों पर नजर डाली जो उसने आयशा को दी थी। उन्हें देखते हुए अरमान अपने पैंट की जिप खोलते हुए बोला, पहनो इन्हें। तो यहाँ आयशा सिहर उठी। अरमान के जिस्म से बहता वो हल्का हल्का खून आयशा के सफेद बदन पर भी लग चुका था। आयशा एकटक अरमान को देखे जा रही थी, तो वहीं अरमान ने अपनी बेल्ट निकालकर उसे अपने एक हाथ में लपेटते हुए कहा, डू एज आई सेड आयशा। अरमान के इन शब्दों को सुन आयशा सिहर उठी और वो धीरे से झुककर उन पायलों को अपने पैरों में लपेटने लगी। तो यहाँ अरमान उसके करीब आया और एक झटके में उसने पीछे से आयशा की गर्दन पर हाथ फंसाकर उसे खुद के करीब खींच लिया। दोनों के होंठ एक दूसरे को छू रहे थे। आयशा अपनी गर्दन और पलकें उठाकर अरमान को देखे जा रही थी, तो वहीं अरमान अपनी नजरें झुकाए आयशा की आंखों में देखे जा रहा था। आयशा को इस समय अगर किसी बात की फिक्र थी तो वो था बस अरमान का जख्म, क्योंकि थोड़ा ही सही पर खून तो रिस रहा था उसके बदन से, जो आयशा को बेहद दर्द पहुंचा रहा था। खून खून निकल रहा है। पर तभी अरमान ने उसके होंठों पर उंगली रख उसे खामोश कर दिया। अगली दफा मुझसे कुछ छिपाओगी, हम कहते हुए अरमान ने अपने अंगूठे का दबाव उसके होंठों पर बना दिया। तो यहाँ आयशा मानो हिप्नोटाइज हो चुकी थी। उसने तुरंत अपनी गर्दन ना में हिला दी और बोली, न नहीं, मुझसे झूठ बोलोगी, नहीं, किसी और की बातें मानोगी, नहीं, मुझसे दूर जाने की कोशिश करोगी, नहीं। आयशा के सोचने समझने की क्षमता मानो खत्म हो चुकी थी और वो पूरी तरह से अरमान के वश में आ चुकी थी। तो यहाँ अरमान के होंठों पर एक मुस्कान आ गई और उसने धीरे से आयशा की लाल पड़ चुकी नाक को अपने होंठों से छूते हुए कहा, गुड गर्ल। ये कहते ही अरमान ने अचानक से उसे अपने कंधों पर टांग लिया और उसकी इस हरकत की उम्मीद आयशा ने बिल्कुल नहीं की थी। वो जब भी गुस्से में हुआ करता था तभी आयशा को इस कदर अपने कंधे पर उठाया करता था। तो क्या वो अब भी उससे नाराज है?
यही सवाल आयशा के दिल में कौंध उठा। आप मुझसे अब भी नाराज हैं? आयशा ने सवाल किया तो अरमान बिना कोई जवाब दिए उसे ऊपर ले जाता रहा। बताइए, क्या आप मुझसे अब भी नाराज हैं? अरमान ने फिर से कोई जवाब ना दिया। कुछ तो बोलिए, आप कुछ। पर इस बार आयशा अपने शब्द पूरे करती की तभी अचानक से अरमान ने एक हाथ से उसके हिप्स को स्लेप किया और उसकी इस हरकत पर आयशा बुरी तरह लाल पड़ गई। तो यहाँ अरमान ने कहा, अब कुछ भी कहा तो आई स्पैंक यू। आयशा लाल तो पड़ चुकी थी अरमान की इस हरकत पर, लेकिन तभी एक और सवाल उसके दिमाग में आया और वो छूटते ही बोल उठी, स्पैंक क्या होता है? और उसका ये सवाल करना भर था कि तभी अरमान ने एक और हाथ उसी जगह पर दे मारा। आह! आयशा को इस बार दर्द हुआ। आपने मारा क्यों? वो छूटते ही बोल पड़ी। ये तुम्हारे सवाल का जवाब था, अरमान ने कहा, और इससे पहले आयशा उसकी बातों को समझ पाती कि तब तक वो दोनों कमरे में आ चुके थे। और अंदर आते ही अरमान ने उसे वॉशरूम में ले जाकर खड़ा किया तो आयशा तुरंत खुद को समेटने लगी। यहाँ अरमान ने कुछ पलों तक उसके चेहरे को देखा और तभी वो एकदम से उसके होंठों पर लगभग टूट पड़ा वो। और बेचारी आयशा को सांस लेने तक फुर्सत ना मिली। उसकी पीठ अरमान के प्रेशर की वजह से बुरी तरह से दीवार से जा टकराए और हाथ अरमान के सीने से आ लगे। पर आयशा इस बात से पूरी तरह से अनजान थी कि अरमान के दिमाग में इस वक्त चल क्या रहा है। वो उसे चूमते हुए बस उस एक मंजर के बारे में सोचे जा रहा था जब आज रात उन अजनबी आदमियों ने आयशा को जकड़ रखा था। उनके हाथ उसके बदन पर बुरी तरह से उलझे थे और वो देख अरमान को जो महसूस हुआ उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। उनकी मौत कितनी बेरहम होने वाली है, इसका अंदाजा तो खुदा को भी ना हो। यहाँ आयशा के गाल लाल पड़ गए तो वहीं उसे चूमते हुए अरमान ने उसके जिस्म से वो टॉप निकाल फेंकी और बिना एक पल गवाए उसके इनरवियर को भी निकाल कर फेंक दिया। अरमान के ऊपर इस वक्त इस कदर गुस्सा सवार था जिसकी कोई हद नहीं। और ये गुस्सा पूरी तरह से आयशा के ऊपर उतरने वाला था। अरमान उसके होंठों को छोड़ अब उसके नग्न बदन को छूने लगा। पानी की बूंदें उन दोनों के बदन को भिगोती जा रही थी और आयशा पागल हुई जा रही थी अरमान के हर एक टच पर। उसने अपने हाथ अरमान के सीने पर रख दिए जहां उसने आयशा के नाम का टैटू गुदवाया था। ये देख आयशा की आंखें पनीली हो गईं। तो वहीं अरमान ने अचानक से उसे उठाकर लिफ्ट किया और उसके पैर अपनी कमर के इर्द गिर्द लपेट लिए और इस दौरान आयशा के पैरों में बंदी पायलों को शोर उन दोनों की सिसकियों के साथ गूंजने लगा। तो वहीं अरमान एक पल के लिए उससे दूर हुआ। उसके दिमाग में आयशा का कहा वह नाम गूंज उठा, कबीर महाजन। और इस एक नाम को याद करते ही अरमान के चेहरे पर अजीब सी हैवानियत ने दस्तक दे दी कि तभी उसने आयशा की झुकी हुई पलकों को देख कहा, तेरे इश्क पे, तेरे वक्त पे बस हक है एक मेरा। तेरी रूह पे, तेरे जिस्म पे बस हक है एक मेरा। बस हक है एक मेरा। और उसका इतना कहना भर था कि आयशा की चीख उस वॉशरूम में गूंज उठी। कंटिन्यूड, तुम्हारी रूह तक मैंने छू ली है आयशा, जिस्म तो बहुत दूर की बात है। ममाया इस वक्त अभय की बाहों में थी। जिस्म पर केवल एक चादर थी और उसके होंठ अभय की कैद में थे। अभय के थप्पड़ का निशान अब भी उसके गालों पर था, चेहरे पर उंगलियों की छाप थी, लेकिन उसे इस बात का जरा भी मलाल ना था। तो यहाँ अभय ने अचानक से उसके होंठों को छोड़ा पर उनके बीच की दूरी जरा भी कम ना हुई। अभय बेहिसाब आग लिए उसकी आंखों में देखे जा रहा था, लेकिन माया की नजरें झुकी हुई थी। कि तभी अभय ने कहा, मेरी मोहब्बत की बहुत छोटी कीमत लगाई आज तूने मोहतरमा। आज सच में मुझे हरा दिया तूने। ये कहते ही अभय ने एक झटके में उसे खुद से दूर किया, जिस कारण उसके कदम पीछे की ओर लड़खड़ा गए और माया दर्द भरी नजरों से उसकी आंखों में देखती रह गई। तो यहाँ अभय अब उससे एक लफ्ज तक नहीं कहना चाहता था, क्योंकि आज जो उसने किया उसकी वजह से उसके अंदर का हर एक एहसास मर चुका था। वो तुरंत मुड़कर वहां से जाने को हुआ कि तभी माया भागते हुए उसकी पीठ से जा लगी और उसने अपने हाथ अभय के सीने पर जकड़ दिए और बेतहाशा रो पड़ी, मुझे छोड़कर मत जाइए, मत जाइए। अभय की पीठ उसके आंसुओं से भीग रही थी, पर उसने अपनी आंख कसकर मींच ली और फिर झटक कर माया के हाथ खुद के सीने से हटे दिए और बिना उसे देखे वहां से चला गया। तो यहाँ माया का शरीर ढीला पड़ गया और वो फफकते हुए रोकर जमीन पर जा गिरी। मोहब्बत एक दर्द भरे मुकाम पर आ खड़ी थी। अंडस्को अंडस्को अंडस्को। दूसरी तरफ अरमान ने आयशा की झुकी हुई पलकों को देख कहा, तेरे इश्क पे, तेरे वक्त पे बस हक है एक मेरा। तेरी रूह पे, तेरे जिस्म पे बस हक है एक मेरा। बस हक है एक मेरा। और उसका इतना कहना भर था कि आयशा की चीख उस वॉशरूम में गूंज उठी। और उसकी चीख का कारण था अरमान के वो दांत जो उसकी गर्दन पर धंस चुके थे। आयशा के हाथ ने कसके अरमान की गर्दन को दबा लिया और आंख बंद कर ली। और इसी दौरान उसकी आंखों से आंसू बह गए और वो रो पड़ी। उसे रोते देख अरमान ने अपना चेहरा उठाया और उसकी आंखों को देख कहा, इन आंसुओं की वजह। तो यहाँ आयशा अरमान से नजरें भी नहीं मिला पा रही थी और उसने कहा, आप लोगों को मारते हैं।
उसकी इस बात पर अरमान कुछ पलों के लिए खामोश रहा और फिर उसने धीरे से आयशा को अपनी गोद में उठाकर उसे अंदर कमरे में ले जाते हुए कहा, हाँ, मारता हूँ तो। ये गलत बात, क्राइम है ये, आयशा ने उसी तरह टूटी हुई आवाज में कहा। तो यहाँ अरमान उसे बिस्तर पर लिटाते हुए बोला, यस, आई एम क्रिमिनल। उसके इन शब्दों को सुन आयशा अरमान की आंखों में देखने लगी और उसकी नजरों में एक अजीब सा दर्द आ गया। अगर मुझे पहले पता होता कि आप गैंगस्टर हैं, तो तुम क्या करती? हाँ, अरमान की आवाज में अचानक से बेहद ठंडापन आ गया था जिसे सुन आयशा सिहर उठी। इस वक्त अरमान का पूरा शरीर आयशा के ऊपर था। आयशा के सीने पर एक कपड़ा तक नहीं था और वहीं अरमान ने केवल एक पैंट पहनी हुई थी। उन दोनों का बदन आपस में चिपक चुका था जो कि आयशा को बहुत असहज महसूस करवा रहा था। वो अरमान के कंधे को पुश करते हुए खुद को छिपाने की कोशिश करते हुए बोली, आप गलत हैं। ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है आयशा। अचानक से अरमान चीख उठा जिसे सुन आयशा कांप गई। कि तभी अरमान ने उसके चेहरे को हाथ में भरा और उस पर अपनी पकड़ बेहद मजबूत कर दी। बोलो, अगर तुम्हें पहले पता होता मैं गैंगस्टर हूँ, तो क्या करती तुम? हाँ, नहीं करती आपसे मोहब्बत। आयशा इस दफा चिल्ला उठी और उसके कहे इन शब्दों को सुन अरमान की रूह तक जल गई। तो यहाँ आयशा अब खुद ही शर्म में मरी जा रही थी खुद को अरमान के सामने इस रूप में पाकर। सीने पर एक आंचल नहीं था और सामने था वो शख्स जिससे उसने मोहब्बत की और जिसकी इतनी भयानक सच्चाई उसके सामने आई। मैं आपसे दूर कभी नहीं होना चाहती थी लेकिन रह रहकर मेरे दिल में आपकी हकीकत शोर करने लगती है कि आपने अब तक ना जाने कितने लोगों को मारा होगा। चाहे भले ही आपके पास उसकी वजह रही हो, लेकिन जो गलत है वो गलत ही रहेगा। मुझसे आपका ये रूप बर्दाश्त नहीं होता मान। मैं कभी आपको इस रूप में नहीं देखना चाहूंगी। आयशा ने आज अपने दिल के हर एक जज्बातों को उकेर दिया था। तो यहाँ वो इस बात से पूरी तरह अनजान थी कि अरमान के अंदर किस क्रोध ने दस्तक दी है। उसके माथे की नसें तन चुकी थी, जबड़े कस चुके थे और आंखें लाल हो गईं। कि तभी उसने धीरे से अपनी आंखें बंद की और उसका ये लहजा बेहद डरा देने वाला था। आयशा की नजरें झुकी हुई थी इसलिए वो उसके इस रूप को नहीं देख पाए लेकिन हकीकत तो ये थी कि अरमान इस वक्त बेहद भयावह दिख रहा था। मानो अपने अंदर उफन रहे क्रोध की ज्वालामुखी दबाने की कोशिश कर रहा हो। कि तभी वो एक झटके में आयशा से दूर हुआ और बिना उसे देखे दूसरी ओर मुड़कर जा खड़ा हुआ। यहाँ आयशा के शरीर से जब अरमान अचानक से अलग हुआ तो उसे ऐसा लगा कि किसी ने उसकी रूह को खींच लिया। उसने तुरंत खुद को एक चादर से ढक लिया और नजरें उठाकर उसे देखने लगी तो वही अरमान तुरंत उस कमरे की खिड़की पर जाकर खड़ा हो गया। इस वक्त आयशा केवल उसकी कसी हुई पीठ देख सकती थी और इधर अरमान ने अपने होठों में एक सिगरेट जलाए और उसकी लंबी लंबी कश भरने लगा। यहाँ आयशा अच्छी तरह से जानती थी कि उसने आज अरमान को बहुत बुरी तरह से हर्ट किया है लेकिन वो इस सच्चाई को नहीं ठुकरा पा रही थी कि अरमान एक गैंगस्टर है। वो गैंगस्टर्स जिससे उसने हमेशा से सिर्फ नफरत की है और उसकी एक जायज वजह भी है उसके पास। आयशा हमेशा उसके साथ रहना चाहेगी लेकिन तब तक नहीं जब तक उसके नाम के साथ गैंगस्टर लफ्ज जुड़ा है। क्योंकि इस नाम के साथ वो हर दिन अपने हाथ खून से रेंगेगा। अरमान को देखते हुए आयशा बिस्तर से उठ खड़ी हुई और उस चादर को अच्छी तरह से अपने बदन पर लपेटकर वो धीरे से अरमान के पीछे आ खड़ी हो गई और उसने अपना चेहरा हौले से अरमान की पीठ पर टिका दिया। मम्मा बताती थी कि पापा बहुत ऑनेस्ट ऑफिसर थे। उन्होंने कभी गलत का साथ नहीं दिया और हमेशा सच्चाई के साथ खड़े रहे और अपनी इसी ईमानदारी में चलते वो एक दिन किसी गैंगस्टर के खिलाफ चले गए क्योंकि गलत का साथ देना उन्हें मंजूर नहीं था चाहे भले ही उनकी जान क्यों ना चली जाए और एक दिन चली गई उनकी जान। आयशा का गला बुरी तरह भर्रा गया। मेरे पापा को मार डाला उन लोगों ने। ये कहते ही आयशा अपना सिर अरमान की पीठ पर रख बुरी तरह से सिसक पड़ी। और मैं आपसे दूर नहीं होना चाहती हूँ। चाहे भले ही आप गलत ना हो पर मुझे हर दिन ये डर सताता रहेगा कि कब आपकी गलत लोगों से दुश्मनी आपको मुझसे दूर कर देगी। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आप ये सब छोड़ दीजिए क्योंकि मैं सुकून भरी जिंदगी जीना चाहती हूँ और वो सिर्फ आपके साथ। आयशा का इतना कहना भर था कि अरमान ने अपने होठों में फंसी सिगरेट निकालकर जमीन पर फेंक दी और एक झटके में आयशा की ओर मुड़कर उसके बालों को अपनी मुट्ठी में जकड़कर उसका चेहरा ऊपर की ओर उठा दिया। आयशा उसकी इस हरकत पर कांप उठी तो वही अरमान ने अपना दूसरा हाथ उसकी गर्दन पर रख दिया और उसे बुरी तरह से दबा दिया। अरमान इस वक्त बेहद गुस्से में था और तभी उसने दांत पीसते हुए कहा, लिसन टू मी वेरी केयरफुली आयशा। तुम मेरी हो और मैं एक गैंगस्टर हूँ और ये दोनों ही सच कोई नहीं बदल सकता, खुद तुम भी नहीं। अरमान के इस जवाब ने आयशा को झकझोर कर रख दिया था। जिस दिन मेरी तुम पर नजर गई उसी दिन तुम अरमान मलिक की हो चुकी थी। उसी दिन से मेरा तुम पर हक हो चुका था खुद तुमसे भी ज्यादा। और शायद तुम भूल चुकी हो कि तुम्हें पूरी तरह से अपना बना चुका हूं मैं।
ये कहते ही अरमान ने उसके जिस्म पर नजर डाली जिस पर आयशा ने चादर लपेट रखी थी। अरमान की नजरें इस वक्त आयशा को ऐसा एहसास दिल रही थी मानो बदन पर कपड़े होने के बावजूद वो उसके सामने बेलिबास खड़ी हो। तो यहाँ अरमान ने उसके जिस्म पर गहरी नजर डालते हुए कहा, तुम्हारी रूह तक मैंने छू ली है आयशा, जिस्म तो बहुत दूर की बात है। कहकर उसने आयशा का गला छोड़कर उसकी एक बाजू थामी और उसे खुद के बेहद करीब खींचकर कहा, और अब ये एक बात कान खोल कर सुन लो, अगर मुझसे दूर जाने की कोशिश भी की तो बर्बादी का ऐसा मंजर देखोगी जिसकी तुमने उम्मीद तक नहीं की होगी। आयशा का दिल दहल गया था अरमान के इन शब्दों को सुन। आज जाकर उसने उसके पागलपन को देखा था। वो कांप उठी थी कि तभी उसने कहा, आप मुझसे जबरदस्ती नहीं कर सकते। और ये सुन अरमान छूटते ही बोला, मैं क्या क्या कर सकता हूँ इस बात की तुम्हें खबर कहाँ मेरी जान। कहते ही अरमान के होंठों के किनारे मुड़ और अगले ही पल उसने आयशा के होंठों को बेताबी के साथ चूम लिया। पर इस बार उसकी किस में जरा भी नरमियत नहीं थी तो वहीं आयशा उसे खुद से दूर करने की मशक में थी पर अरमान ने उसकी कलाई थाम ली और उसके दोनों हाथों को मुड़कर पीठ पर लगा दिया। मान आयशा दर्द में कराह उठी और इस दौरान उसके हाथ में पकड़ी वो चादर फिसलकर जमीन पर जा गिरी जिस कारण वो एक दफा फिर बेपर्दा हो गई अरमान के सामने। इधर अरमान ने आयशा को खींचकर दीवार से लगा दिया और उसकी नग्न पीठ ठंडी दीवार से जा टकराई। अरमान ने उसके निचले होंठ को चबाते हुए अपना दूसरा हाथ उसकी गर्दन से ले जाकर नीचे की ओर बढ़ाया और उसकी हर छुअन पर आयशा के जिस्म में सनसनी फैलती जा रही थी। और अरमान ने उसके जिस्म पर अपनी उंगली धंसाते हुए कहा, ये सब सिर्फ मेरा है, सिर्फ मेरा। तुम्हें छूने वाले पहले हाथ भी मेरे थे और आखिरी भी मेरे होंगे। उसके इन शब्दों को सुनते ही इस दफा आयशा के सब्र का बांध टूट गया और अपनी आंख बंद कर वो बेहिसाब रूप में चीख उठी, नहीं, नहीं है आप वो पहले शख्स जिसने मुझे छुआ। सुना आपने, नहीं है आप पहले। आयशा की इस चीख को सुन अरमान खामोश रह गया और उसके चेहरे की ओर देखता रह गया तो यहाँ आयशा ने अपनी पूरी ताकत लगाकर अरमान को खुद से दूर धकेला और इस बार खुद अरमान उससे दूर हो गया, जानबूझकर। तो वहीं आयशा ने अरमान की एक कमीज उठाई और उसे तुरंत खुद के जिस्म पर डाल लिया। अब उसे झुंझुलाहट महसूस हो रही थी अरमान के सामने इस रूप में खड़ा होकर। वो उस शर्ट से खुद को ढककर अरमान के सामने आ खड़ी हुई और उसकी आंखों में देख बेहद क्रोध में बोली, अपने इस गुरूर को तोड़ दीजिए कि मेरे जिस्म पर सिर्फ आपका हक है, क्योंकि ये झूठ है। नहीं छुआ आपने मुझे पहली दफा। आयशा ने कभी नहीं सोचा था कि इस बात को वो किसी दिन ऐसे जाहिर करेगी अरमान के सामने। वो टूट चुकी थी कि तभी अचानक से उसे अरमान के हंसने की आवाज सुनाई दी जिसे सुन उसकी आंखें सिमट गईं और उसने अपनी नजर अरमान के हंसते हुए चेहरे पर डाली तो वहीं अरमान ने अपनी गर्दन हिलाते हुए कहा, क्यों ना आज तुम्हारी हर एक गलतफहमी को मिटा दिया जाए। अरमान के इन अल्फाजों को सुन आयशा स्तब्ध रह गई और वहीं अरमान उसके करीब आया और उसकी कमर में अपना हाथ फंसाकर उसे खुद के करीब खींचकर दबी मगर डरावनी आवाज में बोला, चलो मेरी जान, एक सरप्राइज दिखाता हूँ। ये कहते ही अरमान ने उसकी कलाई थामी और उसे खींचकर अपने साथ ले जाने लगा और आयशा का दिल धड़क उठा उसके शब्दों को सुन। कंटिन्यूड, नीड यू टू क्या जाने मेरे इरादे थप्पड़। अभय की कार इस वक्त बेंगलों की सड़कों पर दौड़ रही थी। चेहरे के भाव ऐसे थे जिन्हें बयां तक कर पाना बेहद मुश्किल था। दिल इस कदर दर्द और नफरत की भावना में झुलस रहा था जिसकी कल्पना तक नहीं की जा सकती और उसकी आंखों के सामने बार बार माया का वो रोता हुआ चेहरा आ रहा था। आज जो माया ने हरकत की थी उससे अभय की मोहब्बत शर्मिंदा हो चुकी थी और इस कदर शर्मिंदा हुई कि अभय आज खुद से नजरें मिलाने के काबिल ना रहा। ये सोच सोचकर उसका दिल जला रहा जा रहा था कि भला कोई उसकी मोहब्बत की इतनी घटिया कीमत कैसे लगा सकता है। माया ने सोच भी कैसे लिया कि वो उसके जिस्म का भूखा है। हाँ, वो उससे नफरत करता है। हाँ, उसे जाहिर करना था अपने क्रोध को। वो डराना चाहता था माया को लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि उसे माया के जिस्म की भूख थी। मैं आपको जानवर बनते नहीं देख सकती ठाकुर साहब, इसलिए आज मैं खुद आपको वो हक देती हूँ जिसके बदले आप अपनी नफरत की आग बुझाएंगे। और ये कहते ही माया ने वो किए जिसे देख एक पल को खुद अभय हिल गया, क्योंकि माया ने अचानक से उस चादर को अपने जिस्म से निकालकर जमीन पर फेंक दिया था। अभय की नजरों के आगे बार बार ये मंजर कौंध रहा था और जब जब ये नजारा उसकी नजरों के आगे आता तब तब उसके जहन में तूफान उठ जा रहा था। अंडस्को अंडस्को अंडस्को। और यहाँ माया इस वक्त बेसुध जमीन पर पड़ी थी। बदन पर काले रंग का घेरदार सूट था, सिर बिस्तर से टिका रखा था और आंखों से आंसू बहे जा रहे थे, लेकिन चेहरा खामोश पड़ चुका था। मेरी मोहब्बत की बहुत छोटी कीमत लगाई आज तूने मोहतरमा, आज सच में मुझे हरा दिया तूने। ये कहते ही अभय ने एक झटके में उसे खुद से दूर किया जिस कारण उसके कदम पीछे की ओर लड़खड़ा गए और माया दर्द भरी नजरों से उसकी आंखों में देखती रह गई। माया की आंखों के सामने ये नजारा होकर गुजर गया। उसके दिल में इतना दर्द हो रहा था जिसकी कोई थाह नहीं।
एक तरफ माया और दूसरी तरफ अभय। दोनों का दिल बिखर चुका था। उनकी मोहब्बत इतने दर्द भरे मुकाम पर आ चुकी थी जिसने दोनों के जज्बातों को तार तार कर दिया था। अंडरस्को अंडरस्को अंडरस्को। अभय की गाड़ी की स्पीड बढ़ती ही जा रही थी। हाथ में शराब की बोतल थी जिसे अपने होंठों से लगाए वो उसके हर घूंट पीता जा रहा था कि तभी अचानक से उसकी कार का बैलेंस बिगड़ गया, पर इससे पहले कि कोई अनर्थ होता अभय ने गाड़ी को संभाल लिया और तुरंत एक ब्रेक लगाया जिससे बहुत बड़ी अनहोनी होते होते टली। अंडरस्को अंडरस्को अंडरस्को। और यहाँ माया के दिल की घबराहट अचानक से बेहद तेज हो गई जिस कारण वो अचानक से जमीन से उठ खड़ी हुई और उसने अपनी नजर सीधे दरवाजे पर डाली। लेकिन वहां कोई नहीं था। पर उसे ऐसा महसूस हुआ कि कुछ तो ऐसा होने वाला था जो ठीक नहीं था। माया ने दोबारा अपनी नजरें झुकाए और एक दफा फिर मुड़कर खड़ी हो गई कि तभी उसके कानों में एक आवाज आई। मुबारक हो माया, सोच से ज्यादा तकलीफ पहुंचाई है तुमने अभय ठाकुर को। ये शब्द सुन माया के हाथ की मुट्ठियां कस गईं। उसने मुड़ने की जहमत नहीं उठाई क्योंकि इस शख्स की शक्ल से भी उसे घिन आती थी। और ये शख्स रंजीत था। रंजीत के होठों पर एक मुस्कान थी और यही मुस्कान लिए वह सीधे माया के सामने आकर खड़ा हो गया। माया की नजर जमीन पर झुकी हुई थी जिन्हें देख रंजीत मुस्कुराते हुए बोला, सच में आज मन कर रहा है तुम्हें एक तोहफा दूं, क्योंकि अभय को जिस कदर तुमने तड़पाया है जिसकी मैंने कभी नहीं उम्मीद की थी। अरे यही तो मैं चाहता था, और आज बिल्कुल वही हो रहा है जो मैंने सोचा था। नफरत शब्द भी कम होगा उस एहसास को बयां करने के लिए जो माया इस वक्त रंजीत के लिए महसूस कर रही थी। उसने एक बार के लिए भी अपने नजरें नहीं उठाए और यहाँ रंजीत ने कहा, अब मुझे कोई शिकवा नहीं इस बात का कि तुम अभय की जिंदगी में दोबारा वापस आ गई, क्योंकि इस चीज ने तो उसे और ज्यादा तड़पाने का काम किया है। और मैं यही तो चाहता था, अभय की तड़प। पर तभी क्या हो रहा है यहाँ? अचानक से ये सख्त आवाज रंजीत और माया के कानों में पड़ी। रंजीत के चेहरे के भाव बदल गए ये आवाज सुन और पल भर में उनका चेहरा पसीने से सन गया। तो यहाँ माया के होश उड़ चुके थे जब उसने ये आवाज सुनी। माया अचानक से मुड़कर खड़ी हुई और उसकी नजर गई चौखट पर खड़ी की उम्रदराज महिला पर नाटकी। उस महिला ने इस वक्त लाल रंग राजस्थानी साड़ी पहनी थी। माथे पर काले रंग की मोटी बिंदी थी। आंखों में गहरा काजल और चेहरे पर बेहद सख्ती भरे भाव। माया ने अपना थूक निगल लिया उस महिला को देख, और वही वो महिला एक टक माया को घूरते हुए उसके करीब आ खड़ी हुई और तभी एक थप्पड़ की आवाज उस कमरे में गूंज उठी। और ये थप्पड़ उस महिला ने माया के गालों पर मारा था जिसके चलते माया का चेहरा दूसरी ओर झुक गया। और उस थप्पड़ के बाद वहां खामोशी फैल गई, सिर्फ खामोशी। अगली सुबह एक कार ने बेहद जोर से हवेली के आगे ब्रेक लगाया, जिसके रुकते ही उसमें से अभय बाहर निकला। उसके चेहरे पर इस समय ना नफरत थी और ना ही गुस्सा, पर घबराहट थी, सिर्फ घबराहट। वो लगभग भागता हुआ हवेली के अंदर आ पहुंचा और उसकी नजरें बेसब्री से किसी को तलाशने लगी कि तभी उसे अपने पीछे से किसी की आवाज आई, जिसे तू ढूंढ रहा है वो यहाँ है। ये आवाज सुनते ही अभय का शरीर जड़ रह गया। उसने धीरे से अपनी गर्दन घुमाई तो उसके सामने वही महिला खड़ी थी जिसने रात गए माया पर हाथ उठाया, और उस महिला के साथ माया अपनी गर्दन झुकाए खड़ी थी। अभय ने दोनों पर अपनी नजर डाली और धीरे से उस महिला के पास जाकर खड़ा हो गया। आप यहाँ। सटाक अचानक से ये आवाज उस हवेली के कोने कोने में गूंज उठी, और ये थप्पड़ की आवाज थी जो कि इस बार अभय को पड़ा था उस महिला के द्वारा। अंडरस्को अंडरस्को अंडरस्को। एक कार सीधा किसी बड़े से होटल के आगे आकर खड़ी हुई जिसमें से तुरंत अरमान बाहर निकला और दूसरी तरफ आकर उसने आयशा को खींचकर बाहर निकाला। तो वहीं आयशा ने जब खुद को उस होटल के सामने पाया तो उसकी आंखें फटी रह गईं। और इतने में ही अरमान खींचते हुए उसे अंदर ले जाने लगा। पिछली बार की तरह ये होटल आज भी खाली ही पड़ा था और सिवाय होटल के स्टाफ के यहाँ एक शख्स तक नहीं था। आयशा हैरानी से उस होटल को देखती ही रह गई कि तभी अरमान खींचते हुए उसे एक कमरे में लेकर आया, जिसमें आने के बाद आयशा का दिल धक्कर रह गया, क्योंकि ये वही होटल और वही कमरा था जहां आयशा ने उस शख्स के साथ वो रात गुजारी थी। आयशा के दिल धड़कनें बढ़ गईं और उसका शरीर ढीला पड़ने लगा। वहीं इतने में अरमान उसके करीब आ खड़ा हुआ और उसकी आंखों के सामने चुटकी बजाकर बोला, क्या हुआ? पुरानी यादें ताज़ा हो गईं। आयशा को लगा कि अरमान उस याद की बात कर रहा है जब आयशा ने जस रात खुद को उसे सौंप दिया था। आप यहाँ क्यों लाए हैं मुझे? आयशा ने सवाल किया। तो वही अरमान मुस्कुराते हुए उसके पीछे आ खड़ा हुआ और फिर उसके कानों के करीब झुककर बोला, यहाँ तुम्हारे सवाल का जवाब देने। मैं नहीं समझ पा रही हूँ, आप क्या कहना चाहते हैं? आयशा ने कांप रहे लबों के साथ कहा। तो वही अरमान ने उसके कानों के करीब और अधिक अपने होंठों को उबाकर कहा, यहीं पर हम दोनों एक हुए थे ना?
ये सुन आयशा ने अपने हाथ उस शर्ट में जकड़ लिए जिसे इस वक्त उसने पहन रखा था। तो वही अरमान ने आगे जो कहा उसे आयशा के होश फाख्ता हो गए। और यही हमारी पहली मुलाकात हुई। अरमान के कहे इन अल्फाजों का क्या मतलब था ये आयशा की सोच से परे थे, लेकिन वो अवाक जरूर रह चुकी थी। जिस कारण वो एक झटके में अरमान की ओर पलट कर खड़ी हुई, लेकिन अरमान उसके इतने करीब खड़ा था कि आयशा की नाक उसके सीने से जा टकराई, जिस कारण उसने तुरंत अपने कदम पीछे ले लिए और निगाहों में अनगिनत सवाल लिए अरमान को देखने लगी। पहली मुलाकात, आयशा ने सवाल किया तो अरमान के होंठों पर मुस्कान ने डेरा जमा लिया। हाँ, पहली मुलाकात, जिसके बारे में मेरी जान को कोई अंदाजा नहीं, क्योंकि वो तो नशे में थी ना। और अरमान के इन चंद लफ्जों में आयशा की दुनिया इधर से उधर कर डाली। उसका शरीर कांप उठा और हाथ पैर ठंडे पड़ गए। और इधर अरमान, वो अपना एक एक कदम आयशा के करीब बढ़ाते हुए बेहद गहरी आवाज में बोला, उस रात इसी कमरे में इसी जगह पर एक शख्स की बाहों में खड़ी थी तुम, और उससे मिन्नतें कर रही थी कि वो तुम्हारे करीब आए। बार बार, हजार बार बस ये लफ्ज दोहरा रही थी कि आई नीड यू। और जानती हो, उस लम्हे में तुमने बिना किसी इजाजत के उस शख्स के होंठों को चूम डाला। वो होंठ, जिन पर आज तक किसी ने अपनी छाप नहीं छोड़ी। वो उस शख्स के होंठ थे जिसने अपनी जिंदगी में तमाम जिस्म देखे पर किसी को भी ये हक ना दिया कि वो उसके होंठों को चूम सके। पर तुमने ऐसा किया आयशा, और ऐसा करके तुमने उस शख्स को पागल कर डाला। अरमान मात्र कुछ कदमों की दूरी पर था और आयशा का अब तक शरीर ढीला पड़ चुका था उसके कहे एक एक लफ्जों को सुन। धकने इस कदर रफ्तार में आ गई जिनके रुकने की कोई हद ना रही, और वो अपनी सांसें रोके खड़ी रही, इस सब्र में कि अरमान के आगे के शब्द क्या होंगे। और वही अरमान बिना पलक झपकाए उसे देखे जा रहा था। तुम्हारे छूने भर से उस शख्स को ये एहसास हो चुका था कि तुम कितनी किस हद तक अनछुई हो। और वही वो पल था जब तुमने एक गैंगस्टर की जिंदगी में दस्तक दे डाली। और इस बार आयशा का तन बदन हिल गया, और वो कांप उठी इस एहसास से जब उसे अरमान की बातों का मतलब समझ आने लगा। इधर अरमान अब आयशा के नजदीक आ खड़ा हुआ और अपना चेहरा झुकाकर उसने एक हाथ आयशा के चेहरे पर रख उसके होंठों को अंगूठे से दबाया और कहा, ये वही होंठ है जिन्हें चूमने के बाद उस शख्स के भीतर से हर जिस्म को छूने की तलब मिट गई। ये वही होंठ है जिसने उस शख्स के जहन से सुकून छीना जो खुद दूसरों का सुकून बर्बाद करता है। ये वही होंठ है जिसने पागल कर डाला। हाय ये तेरे पाकीजा होंठ, करार ले गए उस दिल का। अपने शब्द खत्म करते करते अरमान की आवाज में अजीब सी गहराई आ गई। तो वही आयशा का चेहरा इस वक्त अश्कों से सराबोर हो चुका था। का कौन है आप? डगमगा रहे लबों से आयशा ने बमुश्किल ये सवाल किया, ये जानते हुए भी कि अब इसका जवाब उसकी दुनिया हिलाकर रख देगा। और यहाँ अरमान के होंठों पर एक मुस्कान आ गई और उसने अचानक आयशा के होंठ छोड़ अपने कदम पीछे लिए और उसकी निगाहों में देखते ही देखते अपनी शर्ट के बटन खोल दिए और उसे निकालकर जमीन पर फेंक वो पलट गया, जिसके साथ ही उसे अपने हाथ हवा में फैला दिए और बोला, क्या अब भी इस टैटू को नहीं पहचान पाए मेरी जान? अरमान ने कहा, जिसे सुन आयशा की नजर उसकी पीठ पर बने उस चील के टैटू पर जा ठहरी और बस ये मंजर काफी था उसके पैरों तले जहान छीनने के लिए। आयशा का पूरा जिस्म खामोश पड़ गया। एक एक कर उसके दिमाग में उस दिन की सारी छवि गूंज उठी जो काफी वक्त से धुंधली पड़ चुकी थी, और उसे कुछ याद नहीं आ रहा था कि किस चीज को उसने कहाँ देखा। लेकिन अब मानो उसकी नजरों के सामने हर दृश्य चलने लगा। उस दिन आयशा का उस थकान से चूर नींद से जागना, जागते ही खुद को बिना कपड़ों के देखना, और फिर पूरे कमरे पर नजर डालने के बाद अचानक से किसी को बिस्तर पर अपने साथ महसूस करना। और ये महसूस करते ही जब उसने अपनी गर्दन घुमाई तो देखा एक शख्स को, जो कि पीठ के बल बिना किसी कपड़ों के अपना चेहरा दूसरी ओर किए लेटा था, और आयशा ये देख सुन्न पड़ चुकी थी। वो उस शख्स का चेहरा नहीं देख पाए और देखना चाहती भी नहीं थी, लेकिन उसकी नजरों में वो टैटू पड़ चुका था जो अरमान की पीठ पर गुदा था। और उसे बस एक नजर देख आयशा ने तुरंत अपना चेहरा मोड़ लिया और उस कमरे से भागती हुई चली गई, फिर कभी अपने अतीत के पास वापस न लौटने के लिए। लेकिन आज आज एक दफा फिर उसका अतीत उसके सामने खड़ा था, वो भी उसकी मोहब्बत के रूप में। आयशा के जिस्म में कोई जान ना रही। तो वही अरमान मुड़ा और उसे देखते हुए उसके बेहद नजदीक आ खड़ा हुआ। आयशा की आंखों से इमोशंस फाख्ता हो चुके थे, पर अरमान के होंठों पर मुस्कान थी। उसने आयशा के जिस्म पर नजर डाली और फिर बेहद सनक से भरी आवाज में कहा, तू क्या जाने मेरे इरादे, तुझे पाने के लिए कितनों की कुर्बानी हुई। ये कहते ही अरमान ने एक झटके में आयशा के होंठों को चूम लिया। उसका एक हाथ आयशा की पीठ पर जकड़ गया और दूसरा हाथ उसने शर्ट के भीतर डाला और वो हाथ सीधा उसके सीने पर आ रुका। आयशा बुरी तरह से सिहर उठी तो वही अरमान ने उसके उस नाजुक हिस्से को अपनी मुट्ठी में जकड़ लिया और उसके होंठों पर एक गहरी सांस छोड़ बोला, मेरी जान, तुम्हें छूने वाले पहले हाथ भी मेरे थे और आखिरी भी मेरे होंगे।
ये कहते ही अरमान ने बेहद बेदर्दी से उसके जिस्म को अपने हाथ में दबा लिया और यहाँ आयशा कांप उठी। कंटिन्यूड। आयशा का क्या हाल होने वाला है इतना बड़ा सच जानने के बाद। और लो जी, ठाकुर साहब की अकड़ आते ही ठिकाने लगा दी इस बॉस लेडी ने। हेलो गाइस, अगर आपको स्टोरी पसंद रही है तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक कमेंट करके जरूर बताएं और नेक्स्ट एपिसोड के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब